हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विद्यासागर है। मैंने 64th बीपीएससी में सेकेंड रैंक सिक्योर की है और बीपीएससी में यह मेरा पहला प्रयास था। बीपीएससी में मैंने मैथमेटिक्स ऑप्शनल से यह सफलता हासिल की है। मेरा एजुकेशन मेनली जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ है। मैंने अपनी 10th जवाहर नवोदय विद्यालय सुपौल और 12th जवाहर नवोदय विद्यालय भागलपुर से पूरी की है। मैं बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एनआईटी ट्रिची से मैंने किया है और इस वीडियो में मैं अपने प्रिपरेशन के बारे में आपको ब्रीफली बताना चाहूँगा। और आप मेरे साथ दिल्ली नॉलेज ट्रैक से जुड़े हुए हैं और अब ये सेशन जो है 2 भागों में बटा हुआ होगा। मैं एक जनरल स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगा प्रीलिम्स ओरिएंटेड और फिर मैं मेंस के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बीपीएससी एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बता दूं। बीपीएससी एग्ज़ाम 3 स्टेजों में होती है। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है। इसके मार्क्स आपके फाइनल रैंकिंग में नहीं काउंट होते हैं। सेकेंड स्टेज में मेंस है। मेंस 900 मार्क्स का होता है। 3 पेपर होते हैं मैंडेटरी पेपर जो कि जिनके कि नंबर काउंट होते हैं फाइनल एग्ज़ाम में, और एक हिंदी का पेपर होता है जो कि आपको क्वालिफाइंग होता है, उसे आपको क्वालिफाई करना होता है 100 मार्क्स का। फाइनल राउंड में आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू टोटल 120 मार्क्स का होता है। तो मेंस और इंटरव्यू के फाइनल मार्क्स आपके ओवरऑल मार्क्स रैंकिंग में काउंट होते हैं। इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी ये है कि कोई भी स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन कर चुका है या जिसने इंजीनियरिंग पास कर ली है वो इसके लिए एलिजिबल है, और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है जो लास्ट सेमेस्टर में हैं। इसके बाद इसमें सिलेबस वाला एस्पेक्ट आ जाता है। तो मैं सिलेबस के बारे में भी बता दूं आपको कि सिलेबस जनरल स्टडीज़ का सिलेबस मेंस का मेंशन किया हुआ है बीपीएससी ने, और प्रीलिम्स का सिलेबस को उन्होंने एक जनरल सा फ्रेमवर्क दे रखा है। तो मैं पहले प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ डील करने की कोशिश करता हूं। तो प्रीलिम्स के सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर आते हैं। ये देखने में काफ़ी एक्सटेंसिव लग सकता है आपको, लेकिन ये उतना एक्सटेंसिव नहीं है। सबसे पहले हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमें स्पेक्ट्रम की किताब पढ़नी पड़ती है। स्पेक्ट्रम सबसे इम्पॉर्टेंट किताब है मॉडर्न हिस्ट्री में। और एंशिएंट, मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर के लिए हम क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी को रेफ़र करेंगे। इसमें 2 चॉइसेस हैं आपके पास। आप या तो ओल्ड एनसीईआरटी रिफ़र कर सकते हैं या न्यू एनसीईआरटी रिफ़र कर सकते हैं। हिस्ट्री के इस पोर्शन को करने के बाद एक मेंस ओरिएंटेड टॉपिक्स भी हैं इसमें, जिसमें कि बीपीएससी ने एक्सक्लूसिवली डिफाइन कर रखा है और ये पोर्शन आपको प्रिपेयर करना होता है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट इसमें गांधी, नेहरू और टैगोर वाला पोर्शन है। तो इन पर गांधी जी के बारे में, पंडित नेहरू के बारे में और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में एक क्वेश्चन अल्टरनेटिवली पूछे जाते हैं, तो आपको ये प्रिपेयर करना चाहिए। उसके बाद जो इसमें सेकेंड एस्पेक्ट है हिस्ट्री में, वो डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार है। ये सेकेंड टॉपिक है, इसे भी प्रिपेयर करना होता है हमें। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, कि इसमें जो टॉपिक्स हैं मेनली वो चंपारण हैं 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उससे है, और ट्राइबल रिवोल्ट जो मुंडाज और संथाल्स के रिवोल्ट थे। इसके बाद जो आर्ट एंड कल्चर में पोर्शन है उसमें 3 तरह की आर्किटेक्चर वो पूछते हैं। एक पाला है, एक पटनाकलम है और एक मॉरियन पेंटिंग है। तो इसे हमें एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर करना होता है मेंस के लिए। ये हमारा हिस्ट्री के पोर्शन को कंप्लीट कर देता है, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है लगभग। एक बार जब आप हिस्ट्री कंप्लीट कर लेते हैं तो जो बिग पोर्शन है वो जनरल साइंस एंड टेक का है, जो कि प्रीलिम्स में है। तो प्रीलिम्स में जनरल साइंस एंड टेक को आप क्लास 8 to 10th की एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। इसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी के प्रीलिम्स में, और अराउंड 20 to 30 क्वेश्चन आ रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन ईयर्स। तो ये पोर्शन ख़त्म हो जाने के बाद जो नेक्स्ट बिग पोर्शन है वो है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में बोथ प्रीलिम्स और मेंस में आपको एनसीईआरटी रेफ़र करनी है क्लास 11th और 12th की। ये जो 4 एनसीईआरटी है ये एक्सक्लूसिव है, इनके बाहर आपको थोड़ा अगर पढ़ना होगा तो आप इंटरनेट के थ्रू पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के बाद जो एक मेजर पोर्शन है वो पॉलिटी का है। इंडियन पॉलिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन बीपीएससी। इससे प्रीलिम्स में आपके 10 के आसपास क्वेश्चन आएंगे और मेंस में 3 बड़े क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 पार्ट 1 में 3 क्वेश्चन इसके होते हैं। तो
इन पे 2 किताबें आपको पढ़नी है। एक बेसिकली एनसीईआरटी होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, क्लास 11th की एनसीईआरटी है। और सेकंड जो बुक है वो इंडियन पॉलिटी की बुक है बाय एम लक्ष्मीकांत। ये किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट थिंग सिलेबस में जो है हमारे वो इकोनॉमी है। इकोनॉमी सबसे पहले हमें एनसीईआरटी से प्रिपेयर करना है। एनसीईआरटी में इंडियन इकोनॉमी वाली एक क्लास 11th की टेक्स्ट बुक है, उसके सारे जो चैप्टर हैं वो बिग टॉपिक्स हैं मेंस में, तो आपको उसे मेंस में थीम के हिसाब से प्रिपेयर करना है। उसके बाद इकोनॉमी में हमारा एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब है क्लास 12th की, वो प्रीलिम्स के हिसाब से काफ़ी यूजफुल किताब है। इन दोनों सोर्सेज को कवर करने के बाद हमें बिहार के इकोनॉमिक सर्वे को प्रीलिम्स के वक्त और मेंस के वक्त एक बार पढ़ना होता है। उसकी समरी इंपॉर्टेंट है, पूरा सर्वे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी चाहिए। प्लस जो इकोनॉमी में और टॉपिक जो बच जाते हैं उसके लिए आप योजना और कुरुक्षेत्र नाम के मैगजीन को रेफ़र कर सकते हैं। इन मैगजीनों को कवर बाय कवर नहीं पढ़ना है, इनमें आपको सेलेक्टिव टॉपिक्स जो आपके मेंस के सिलेबस में मेंशन्ड हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स में जो बाकी चीज़ें बच जाती है करंट अफेयर्स रिलेटेड थिंग्स, वो आप टेस्ट सीरीज़ के थ्रू और कोचिंग की कोई एक कंपाइलेशन से आप कर सकते हैं। प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें ताकि आपका एक इंट्यूशन डेवलप हो क्वेश्चंस को टिक करने के लिए, कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी पता है तो समहाउ आपको टिक करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है बीपीएससी में, तो हमें 100% क्वेश्चन टिक करने हैं। तो इंट्यूशन बहुत मैटर करता है प्रैक्टिस के साथ साथ में। ये पोर्शन एक बार फिनिश हो जाने के बाद प्रीलिम्स वाला पोर्शन, जो मेंस की प्रिपरेशन है वो शुरू हो जाती है। मेंस वाले टॉपिक्स में जो मटेरियल्स थे वो सेम रहेंगे प्रीलिम्स से, जैसे पॉलिटी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में, बस हमारे प्रिपेयर करने का तरीका चेंज हो जाएगा। हम प्रीलिम्स में फैक्ट्स पढ़ रहे होते हैं और मेंस में हमें एक्सक्लूसिवली टॉपिक प्रिपेयर करना है अराउंड 400 to 500 वर्ड्स में, जो कि एनसीईआरटी में प्रिपेयर किया हुआ है। कुछ मटेरियल्स आपको योजना से मिल जाएंगे, कुछ कुरुक्षेत्र से मिल जाएंगे, कुछ इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाएंगे, तो इसे आपको कंबाइन करना है। हिस्ट्री में जो पार्ट 1 है बीपीएससी का पेपर 1, वो उस पोर्शन में हिस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट है। पार्ट 1 में ये 3 क्वेश्चन इससे सॉल्व करने होते हैं। जो पेपर 1 का पार्ट 2 है वो मेनली करंट अफेयर्स है, उसमें करंट अफेयर्स मेनली इंटरनेशनल रिलेशन से आते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में करंट अफेयर्स जो होते हैं वो आप न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हैं, और देश देशांतर नाम की राज्यसभा पे एक चैनल है उससे कवर कर सकते हैं, राज्यसभा टीवी देख सकते हैं आप। बस ये है कि इसमें रिसोर्स बढ़ाना नहीं है बहुत ज़्यादा, आप एक सीमित मात्रा में चीज़ें देखें। राज्यसभा टीवी, देश देशांतर और जो एक कोई न्यूज़पेपर है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और आप एग्ज़ाम के समय में मेन थीम्स को प्रिपेयर करें, और इसमें न्यूज़ की जगह पर इशूज़ को प्रिपेयर करने की कोशिश करें। जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई टेंशन है, तो टेंशन है ये एक न्यूज़ है, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप की स्टेटस क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, इंडिया पाकिस्तान का रिलेशनशिप के कितने डायमेंशंस हैं, ट्रेड है, इकोनॉमी है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, उसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हैं, डिफेंस रिलेशनशिप क्या है, टेररिज्म रिलेटेड इशूज़ हैं, इन मेजर इशूज़ को आप कवर कर सकते हैं। इन इशूज़ पर क्वेश्चन आते हैं, और ये आप जो न्यूज़ में 5 से 7-8 कंट्री हैं उसको प्रिपेयर करें उस पर। और जो मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ब्रिक्स की समिट हो रही है तो ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, G20 की समिट हो रही है तो G20 इंपॉर्टेंट है, WTO काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ मेजर ऑर्गेनाइजेशन 5-7 के आसपास में हैं, और मेजर कंट्रीज 7-8 के आसपास में 10 कंट्रीज हैं, उनके साथ आप प्रिपेयर करें। तो ये GS1 का पार्ट 2 आपका कंप्लीट हो जाता है इसके साथ ही मेंस के लिए। मेंस में GS1 में जो पार्ट 3 है आपका वो स्टैटिक्स है, और इस पे ओपिनियन डिवाइडेड है। बहुत लोगों को स्टैटिक्स इजी लगता है, बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये आपके लिए प्रॉब्लम है या ये इजी है आपके लिए? तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं, आप उसे बिना देखे सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद अगर आप देखें कि आप मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, अराउंड 80% क्वेश्चन, तो इसका मतलब है कि उसमें आपको कोई एडिशनल हेल्प की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों से ये सॉल्व नहीं हो रहा है वो कृपया कुछ अपने फ्रेंड्स से डेटा इंटरप्रिटेशन और जो उसके टॉपिक्स हैं DI में मेंशन किए हुए और स्टैटिक्स में
उस पर कुछ पढ़ने की कोशिश करें, कुछ इंटरनेट से देखें, और इतने में अगर उनका हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोचिंग से हेल्प ले सकते हैं। इसके साथ ही जीएस का पेपर 1 कंप्लीट हो जाता है और इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस आपको अपने रिसोर्स को मिनिमाइज करना है। पेपर 1 जनरल स्टडीज़ का फिनिश हो जाने के बाद जो पेपर 2 है, इसमें नंबर ऑफ़ टॉपिक्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं पेपर 1 के कंपैरिजन में। सबसे पहला टॉपिक पॉलिटी का है, जिसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि आपको प्रीलिम्स के लिए क्या करना है। और मेंस में आपको पॉलिटी में एनालिसिस वाला पार्ट है, जैसे गवर्नर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं बिहार में, कोलिशन पॉलिटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, पार्टी सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू पे क्वेश्चन आएंगे। पॉलिटी में हमें ध्यान ये रखना है कि हम जब भी किसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो उसमें हम आर्टिकल्स लिखें, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लिखें, रिपोर्ट्स हैं उन्हें कोट करें, डेटा है कोई उन्हें कोट करें, कोई अच्छी केस स्टडी है कि किसी स्टेट ने राइट टू रिकॉल इनेक्ट किया है लोकल लेवल पर, तो हम उसके एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं। तो इससे आपका वो आंसर इनरिच हो जाता है। तो ये GS2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। GS2 के पार्ट 2 में इकोनॉमी और ह्यूमन ज्योग्राफी वाले पोर्शन हैं, और ये पोर्शन भी आपकी जो क्लास 11th की इंडियन इकोनॉमी वाली किताब है उसकी अगर आप चैप्टर्स देखेंगे, हेडिंग चैप्टर्स के, जैसे उसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाला टॉपिक है, पॉवर्टी है, ग्रोथ है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, तो ये मेजर टॉपिक्स हैं। इसे आप प्रिपेयर करने की कोशिश करें बड़े स्केल पर। और इसमें आपको इकोनॉमी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप डेटा पुट करें क्वेश्चंस में, आपके क्वेश्चंस एक स्ट्रक्चर्ड हो, उसमें इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन हो, आप लेटेस्ट जो रिपोर्ट है गवर्नमेंट की उसे पुट करने की कोशिश करें, कोई केस स्टडी है उसे पुट करें, और एक बिहार रिलेटेड एंगल उसमें आना चाहिए। अगर इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया में क्या होगी ये पूछ रहा है, तो आप स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री इन बिहार भी आप कोट करें, और बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे होगा वो भी आप करें। और ये अक्रॉस द दोनों पेपर सेम होगा कि आपको बिहार का एंगल हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं से लाना है। जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें वो है साइंस एंड टेक का। साइंस एंड टेक बहुत जनरल सा साइंस एंड टेक है। इसमें भी आपको मेनली बड़े इशूज़ प्रिपेयर करने हैं। बड़े इशूज़ में हमारा 5-6 मेन बड़े इशूज़ हैं, जैसे स्पेस में इंडिया का क्या अचीवमेंट है, और जो स्पेस प्रोग्राम है इंडिया का वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे हेल्प कर रहा है, बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूजफुल है एग्रीकल्चर में, नैनो टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज कर सकते हैं, साइंस एंड टेक को कोरोना से फाइट करने के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं, और जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, और इसमें फियर्स क्या हैं, इनके फैक्ट्स क्या हैं, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। अभी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इनके एप्लीकेशंस डिफरेंट सेक्टर्स में पूछे जा सकते हैं। तो मेंस के समय आप इनको टॉपिक वाइज 2 से 3 पन्ने में प्रिपेयर कर लें, ये आपके मेंस में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ ही जनरल स्टडीज फिनिश हो जाता है। हिंदी के पेपर में कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा 1-2 पेपर पिछले ईयर का लिख करके देख लें कि आप हिंदी में लिख पा रहे हैं कि नहीं सही से, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से उसे चेक करवा लें। तो इसके इतना करने पर आपका हिंदी के पेपर भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। एक रिमाइंडर है जनरल स्टडीज़ में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप जनरल स्टडीज़ में किसी क्वेश्चन को आंसर करेंगे मेंस में, तो आप उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है उसकी डिमांड। अगर क्वेश्चंस में उन्होंने 3 चीज़ें पूछ रखी है तो आपको उन 3 चीज़ों को आंसर करना है, उसमें से कोई भी छोड़ना नहीं है। और जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है आपको उसी का आंसर करना है, ना कि जो आप जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जनरल स्टडीज़ मेंस का, और इसके बगैर आपके मार्क्स रिड्यूस हो सकते हैं फाइनल एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है कि यूपीएससी और बीपीएससी में डिफरेंस क्या है। तो यूपीएससी और बीपीएससी में जो सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है एग्ज़ाम का जो टोटल ड्यूरेशन है। यूपीएससी अक्सर प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक को 8 से 9 महीने में फिनिश कर देता है। बीपीएससी में ये आपको 2 से 3 साल लग सकता है। सेकेंड है कि जो सिलेबस है, यूपीएससी का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, बीपीएससी का सिलेबस थोड़ा शॉर्ट है। थर्ड आपको आ जाता है क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल को लेकर के, और एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को लेकर के। बीपीएससी में आप के 8 क्वेश्चन लिखने होते हैं आपको दोनों पेपर में। आपके सामने टाइम रिलेटेड चैलेंजेज नहीं होते हैं। यूपीएससी में टाइम के अगेंस्ट रेस लगी होती है 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने में। उसके बाद जो सिलेबस
से जिस तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं, बीपीएससी में आपके पास चॉइसेस ज़्यादा होते हैं ऑप्शनल पेपर में, कि आप पार्ट 1 से 6 में से 3 चूज़ कर सकते हैं और पार्ट 2 में भी आप ऐसा कर सकते हैं। यूपीएससी में ये थोड़ा सा कंस्ट्रेंड हो जाता है चॉइस आपका, आपको मैंडेटरी क्वेश्चन होते हैं कुछ जिन्हें आपको अटैम्प्ट करना ही होता है, उसके बाद आपकी चॉइसेस होते हैं। अब इन सब चीज़ों के बाद जो एक रूरल एरिया के स्टूडेंट हैं बिहार में, उनके सामने जो सबसे मेजर चैलेंज आके खड़ी हो जाती है कि क्या वो कर पाएंगे इसे बिना कोचिंग के। तो इसका आंसर है यस। मैंने अपने पूरा जनरल स्टडीज बिना किसी कोचिंग के किया। मैंने जो आपको रिसोर्स बताए हैं, आप उन रिसोर्सेज को पटना से जा कर के ख़रीद सकते हैं, या नहीं तो वहाँ जा कर के किताब दुकान वाले को अगर आप ऑर्डर कर दें तो वो आपको रिसोर्स दे देंगे। इसके अलावा बहुत सारी ऑनलाइन साइटें हैं, जैसे murnal.org है, जहाँ पर कि वीडियोज़ फ्री में हैं रखे, बनाए हुए हैं उन्होंने, आप उसे देख सकते हैं। ज्योग्राफी, इकोनॉमी और मॉडर्न हिस्ट्री के काफ़ी अच्छे वीडियोज़ उन्होंने बनाए हुए हैं। इसके अलावा एनसीईआरटीज़ की बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल है गवर्नमेंट की साइट्स पर, तो आप उससे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। तो जो रूरल एरियाज़ के भी स्टूडेंट हैं उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी रिसोर्स के मामले में, और इसके और जो आपके न्यूज़पेपर्स हैं उनके मामले में। न्यूज़पेपर्स आपको हर टाउन तक पहुंच रहा है। एक हिंदी न्यूज़पेपर या एक इंग्लिश न्यूज़पेपर बिहार में भी 2 दिन लेट हो सकता है, लेकिन 2 दिन पुराना भी न्यूज़पेपर है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप उसे ही पढ़ लें। इसके अलावा जो एक मेजर चीज़ है प्रिपरेशन में, वो है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रिपरेशन में जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि आपको अपने रिसोर्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाने चाहिए। जब तक आप श्योर ना हो कि आप कोई मटेरियल को पूरा पढ़ेंगे, तब तक आप किसी भी स्थिति में वो मटेरियल लेने से पहले 2-3 बार सोच लें कि आपको उसमें से क्या पढ़ना है। एक बार आपका ये फाइनलाइज हो जाए तो आपको जो पढ़ना है उसमें से उसके लिए मटेरियल लेकर के उस मटेरियल को हटा दें। जो सेकेंड चीज़ है वो है परफेक्शनिज़म वाली जो हमारी आदत है, वो हमें कभी कभी परेशान करती है कि हम हमेशा सोचते रहते हैं कि इस कोचिंग का मटेरियल बेटर है, उस कोचिंग का मटेरियल बेटर है। एक्चुअली में एक ही किताब में सारी चीज़ें हैं। एग्ज़ाम में इस चीज़ पर आपकी सफलता डिपेंड करती है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आपने जो चीज़ें पढ़ी है आप उसे सही से लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, आपकी लैंग्वेज कैसी है। ये सब चीज़ें आपको न्यूज़पेपर से आएगी और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों के अलावा एक परसिवरेंस और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के एग्ज़ाम में। आप अगर एक अटैम्प्ट भी बीपीएससी में देते हैं तो ये आपके प्रिपरेशन स्टार्ट होने से फाइनल रिजल्ट आने तक में एक लंबा सा 3-3.5 साल का ड्यूरेशन हो सकता है, जिसमें बहुत से लोग अपना पेशेंस लूज कर सकते हैं या उनके सामने कुछ फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें अपना प्रिपरेशन बीच में ही स्टॉप करना पड़ता है। तो इन चीज़ों से डील करने के लिए आपके पास पेशेंस और परसिवरेंस होना चाहिए कि आप किसी भी कंडीशन में गिव अप ना करें वंस यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। इन सब चीज़ों के बाद पेशेंस, परसिवरेंस के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में, वो है आपकी कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करने की एबिलिटी, जिसका कि पूरे एग्ज़ाम में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको डेली बेसिस पे 7 से 8 घंटे एफर्ट डालने ही चाहिए, क्योंकि विदाउट हार्ड वर्क लक आपके फेवर में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो बेटर ये है कि आप हार्ड वर्क करें। ये मैंने आपको अपनी पूरी स्ट्रेटजी प्रीलिम्स और मेंस के बारे में बताई। अब मैं आपको ऑप्शनल के बारे में दिल्ली नॉलेज ट्रैक के ही एक दूसरे वीडियो पे बताऊंगा। आप अगर ऑप्शनल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं। ये बेसिकली मैथमेटिक्स ऑप्शनल के बारे में होगा। थैंक यू।